विश्व आयुर्वेद परिषद के अध्यक्ष योगेश चंद्र मिश्रा जी, जयंत देव पुजारी जी और इस धन्वंतरी दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित सभी देश भर के बंधुओं तथा बहनों, एक ऋतु परिवर्तन के दहलीज पर यह धन्वंतरी जयंती का पर्व आता है। ये प्रकृति का ही एक, शायद मुझे लगता है कि एक वरदान है। वर्षा काल समाप्त हुआ और शीतकाल प्रारंभ हो रहा है और इस काल संधि पर आज हम भगवान धन्वंतरी की पूजा करेंगे, स्मरण करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यह एक, मैं समझता हूं कि बहुत प्राकृतिक योग है। इस पर्व पर, इस उपस्थित और आने वाले दीपावली पर्व के संदर्भ में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जब हम आयुर्वेद के संदर्भ में ही चिंतन कर रहे हैं, भगवान धन्वंतरी तो स्वास्थ्य के संदर्भ में संकेत दे रहे हैं और भारत का चिंतन, स्वास्थ्य का चिंतन, यानी कहीं ना कहीं वह आयुर्वेद से जुड़ा हुआ चिंतन ही माना जाता है। हजारों वर्षों से इस देश के अंदर परंपरा से जिन महापुरुषों ने इस ज्ञान का अध्ययन किया, ज्ञान का संरक्षण किया, ज्ञान का वर्धन करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी यह आने वाली नई पीढ़ी के हाथ में सौंपते रहे, ऐसी एक श्रेष्ठ परंपरा इस देश के अंदर रही, तभी यह प्राचीन भारत की चिकित्सा से संबंधित विज्ञान आज हमारे पास उपलब्ध है। यह हम सबका भाग्य है। आज कई प्रकार के निरंतर प्रयास के परिणाम स्वरूप आज आयुर्वेद को प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है। जब कभी लोग आने वाला समय यह भारत का रहेगा, हिंदुत्व का रहेगा, ऐसा जब कहते हैं तो उसका दर्शन कहां पर होता है? तो एक होता है कि विश्व भर में संस्कृत के प्रति बढ़ता हुआ आकर्षण, और हमने अनुभव किया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब प्रारंभ हुआ तो विश्व के लगभग सभी देशों ने इसका स्वीकार किया और योग दिवस का स्वीकार, यानी योग से संबंधित जीवन का, उस शैली का, उस पद्धति का स्वीकार है, यानी हिंदुत्व का स्वीकार है। और तीसरी बात, आज विश्व भर में आयुर्वेद के संदर्भ में समझने की, जानने की उत्सुकता बढ़ी है। यह भी हम लोग अनुभव कर रहे हैं और दुनिया के अन्य अन्य देशों में भी इस प्रकार का, इस पद्धति का, इस ज्ञान का अध्ययन करने की इच्छा जग रही है। मैं समझता हूं कि भारत के चिंतन का, हिंदुत्व का स्वीकार के ये तीन मापदंड आज हम सबके अनुभव में आ रहे हैं। जब स्वीकार्यता बढ़ती है तो स्वाभाविक रूप से हम भारत में रहने वाले हम सबका दायित्व भी और काफी मात्रा में दायित्व बढ़ जाता है, क्योंकि यहां से हमने इसकी शुरुआत की है। स्रोत यहां पर है। अगर स्रोत प्रभावी रहा तो प्रवाह निरंतर चलता रहेगा। अगर स्रोत ही दुर्बल रहा तो श्रेष्ठ होने के बाद भी ये प्रवाहित कैसे होगा? यह हम सबके सामने एक प्रश्न है, एक चुनौती है और एक वास्तविकता भी हम सबके सामने है। इसको हम सभी को, इस क्षेत्र में काम करने वालों को समझना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। अपने
देश के कोने कोने में फैले हुए जो वैद्य है, उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है कि जब आयुर्वेद के प्रति एक विश्वास बढ़ रहा है, मैं आकर्षण शब्द जानबूझकर टाल रहा हूं, आकर्षण जब होता है तो आकर्षण समाप्त भी होता है, पर विश्वास ये बढ़ना प्रारंभ होता है तो निरंतर बढ़ता रहता है। हम आयुर्वेद की ओर लोगों को आकर्षित करने के स्थान पर आयुर्वेद के प्रति जन सामान्य में विश्वास निर्माण होगा। इस प्रकार का चिंतन करने वाले हम सब लोग विश्व आयुर्वेद परिषद से जुड़े हुए हम सभी इसी पर विश्वास रखते हैं, इसी भाव से इसमें लगे हुए हैं, और इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी। हम आकर्षित करना नहीं चाहते तो लोग के मन में विश्वास तभी पैदा होता है कि जब उसकी अनुभूति होती है। आज अगर कुछ चिकित्सकों के संदर्भ में अगर कुछ मार्गदर्शन और संकल्प की दिशा में अगर जाना है तो मुझे लगता है कि आयुर्वेद के प्रति अत्यंत प्रामाणिकता से, प्रखरता से, बिना किसी प्रकार का समझौता न करते हुए चलने वाले वैद्य यही इसकी शक्ति बन सकते हैं। उसके अलावा केवल तत्वज्ञान, केवल सिद्धांत कभी शक्ति नहीं बनता। तत्वज्ञान और सिद्धांत को बल तभी प्राप्त होता है जब उसके अनुसार चलने वाले, उसी के प्रति निष्ठा रखने वाले लोग जब दिखाई देते हैं। और इसलिए मैं समझता हूँ कि देश भर फैले हुए सभी आयुर्वेद चिकित्सक यह और स्वाभाविक रूप से इसके बहुत प्रभावी साधन बन सकते हैं, बन रहे हैं और अधिकाधिक बनने चाहिए। और एक बात ध्यान में आ रही है कि आज विश्व के सामने एक संकट जरूर है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। कई प्रकार की मर्यादाएं विश्व अनुभव कर रहा है और सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों का जब हम आकलन करते हैं, जब अध्ययन करते हैं, जब उसका विचार करते हैं तो ध्यान में आता है कि कई प्रकार की चिकित्सा पद्धतियों की अपनी अपनी कुछ मर्यादाएं हैं। वो मर्यादा क्यों है? क्या शास्त्र में कमियां हैं या प्रयोगशीलता में कमी है? ये तो आप लोग ही समझ सकते हो, लेकिन मर्यादाएं हैं, यह हम सबको ध्यान में आता है। सबसे अधिक समग्रता से अगर विचार कहीं पर हुआ है तो वह आयुर्वेद शास्त्र में सबसे निर्दोष और चिंतन भी है और उसका प्रयोग भी है, उसका विचार भी है। अब इसमें कुछ कमी नहीं है ऐसा हम तो मानते हैं, विश्व को भी ये इसमें कोई कमी नहीं है, यह अगर मान्य करवाना है तो हमें और अधिक प्रभावी भूमिका भारत के इस शास्त्र के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखने वालों का दायित्व स्वाभाविक रूप से बन जाता है। विकल्प की खोज में दुनिया लगी है आज। जिसे मैंने कहा कि विकल्प भी तब खोजा जाता है कि जब कहीं से असंतुष्टि होती है, कहीं से उसकी अपूर्णता का ज्ञान होता है, तब विकल्प खोजना प्रारंभ होता है। मुझे और हम सबके अंतःकरण में ये विश्वास होना चाहिए कि विश्व के सामने अंतिम विकल्प केवल और केवल आयुर्वेद का रह सकता है। हमें हमारे अंदर विश्वास होगा तो विकल्प को खोजने वाले और अंत में जाकर आयुर्वेद पे आकर रुकेंगे और सबसे श्रेष्ठ विकल्प उन्हें यही ध्यान में आएगा। परंतु इसका एक पृष्ठभूमि तैयार करना, इसके बारे में हमें बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है। और इसलिए भारत की भूमिका, यानी भारत के इस विषय के अध्ययन करने वालों की भूमिका, इन विषयों में खोज संशोधन कार्य करने वालों की भूमिका, ये सबकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाती है। मैं समझता हूँ कि विश्व आयुर्वेद परिषद, आयुर्वेद व्यासपीठ, ऐसे संगठन सब इसी एक उद्देश्य को लेकर और काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद भी है, कृपा भी है,
भारत की परंपरा की पृष्ठभूमि भी है और प्रतिबद्धता लेकर चलने वाले लोग भी है, तो निश्चित रूप से यह विकल्प विश्व में स्थापित करने में हमें सफलता मिल सकती है। इस प्रकार का आत्मविश्वास हम सबके अंतःकरण में चाहिए। जब हम भारत के अंदर, हम आज लोग बैठे हुए हैं, हमें अपने भारत के अंदर, देश के अंदर ही इस शास्त्र का, इस विषय का जब हम चिंतन करते हैं तो इसकी कमियां क्या हैं, इसको भी समझने की आवश्यकता रहेगी। मैं शास्त्र के संदर्भ में कमियों की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु शास्त्र को बल प्राप्त होगा उसके लिए जो व्यवस्थाएं निर्माण होती है, उन व्यवस्थाओं को अधिकाधिक प्रभावी, अधिकाधिक उपयुक्त और अधिकाधिक निर्दोष ये बनाने की आवश्यकता रहेगी। और इसलिए इस संदर्भ में जब हम अपने यहाँ का विचार करेंगे तो इसके जो भिन्न भिन्न प्रकार के और आयाम है, उस आयामों को भी और समझकर हमें कुछ करने की आवश्यकता रहेगी। मुझे मालूम है कि आप में से कई लोग इसमें बहुत कुछ करने की केवल मानसिकता में नहीं तो प्रत्यक्ष भूमि पर इस प्रकार की दृढ़ भावना के साथ खड़े हैं। मैं जानता हूं, केवल स्मरण के रूप में अगर कहना है, बात आती है कि जो नीति निर्धारण करने वाला जो भारत का शक्ति का केंद्र है वो तो सरकार है। और इसलिए शिक्षा को लेकर, आयुर्वेद की शिक्षा को लेकर जो भी यहाँ चलेगा उसका एक सही दृष्टिकोण और सही प्रकार की नीतियां बने, यह शासन के धरातल पर कैसे होगा, तो एक सामान्य रूप से हम अनुभव करते हैं कि लोकतंत्र में एक संख्या का दबाव रहता है, वैसे ही एक चिंतन करने वालों का भी दबाव बनता है। और इसलिए भारत की आयुर्वेद के संदर्भ में अगर शिक्षा व्यवस्था है, पद्धति है, शिक्षा का पाठ्यक्रम है, तो उसे आयुर्वेद से प्रति प्रतिबद्ध रहने वाले लोगों ने अपने चिंतन अध्ययन का दबाव बनाते हुए लोकतंत्र में शासन को भी सही दिशा में चलने के लिए ऊर्जा शक्ति देने की आवश्यकता रहेगी। मैं समझता हूं कि विश्व आयुर्वेद परिषद जैसे संगठन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, निभा भी रहे हैं, और उसको अधिक क्या क्या कमियां हैं उसका भी विचार होने की आवश्यकता रहेगी। परंतु केवल उससे नहीं होगा, तो यहाँ के आयुर्वेद से जुड़े हुए जो शिक्षण संस्थान हैं उन्हें भी अपने शिक्षा संस्थानों में शिक्षा के संदर्भ में कोई कमी न रहे। अब कमी दो कारणों से रहती है, एक साधनों से रहती है और एक उपलब्ध आचार्य प्रशिक्षक उनकी कभी कभी अनुभव होती है। मैं समझता हूं कि इस संदर्भ में साधनों के अभी विचार परिपूर्णता से हो, आज के काल के लिए आवश्यक इस प्रकार के संसाधनों से युक्त हमारे आयुर्वेद महाविद्यालय बनने चाहिए, और उसी निष्ठा के साथ मार्गदर्शन करने वाला आचार्य वर्ग भी निरंतर उपलब्ध होते रहना चाहिए। अगर सभी केवल व्यवसाय में लग गए तो ये शिक्षा का क्षेत्र वंचित रह सकता है। और इसके संदर्भ में भी एक जिम्मेदार, हम सब लोग जिम्मेदार संगठन के नाते इसमें क्या क्या भूमिका हम कर सकते हैं, इसका निरंतर विचार होता है। तीसरा घटक है छात्र वर्ग है। बहुत पीड़ा होती है कि कभी छात्र वर्ग का जब हम अध्ययन करते हैं तो जब वह अंतिम विकल्प के रूप में आयुर्वेद का चयन करता है, तो जो अंतिम विकल्प के रूप में अगर आयुर्वेद के क्षेत्र में आएगा तो उसकी निष्ठा और उसकी प्रखरता आयुर्वेद के साथ कैसे बनेगी। यह प्रतिशत घटना चाहिए, यह प्रतिशत बढ़ना चाहिए कि निष्ठा के साथ अग्रक्रम में आयुर्वेद है, आयुर्वेद में अगर मुझे प्रवेश नहीं मिला तो मैं अन्य किसी पद्धति में जाऊंगा। इस प्रकार का एक वातावरण छात्र वर्ग में अगर बनाना है तो हमारी यहाँ की विद्यालयीन शिक्षा से भी कुछ प्रारंभ करना पड़ेगा।
ये केवल 12वीं के बाद, हायर सेकेंडरी के बाद जब चयन करने का अवसर आता है, उस समय अगर हम चयन करेंगे तो जो आज का जो वातावरण का परिणाम है, उस वातावरण के परिणाम में हमें गुणवत्ता वाले छात्र कैसे उपलब्ध होंगे, यह भी एक चुनौती है। और इसलिए मुझे लगता है कि हम अनौपचारिक पद्धति से भी क्यों न हो, औपचारिक होगा अच्छी बात है, लेकिन अनौपचारिक पद्धति से सभी प्रकार के विद्यालयों में सामान्य ज्ञान आयुर्वेद के प्रति हम अनौपचारिक पद्धति से देने की व्यवस्था, शिक्षा संस्थानों से संबंध स्थापित करते हुए क्या हम कर सकेंगे, क्या कितना कर सकेंगे? शासन का निर्णय होता है तो आसान होता है, लेकिन अगर शासन इसमें कोई भूमिका नहीं कर पाता है तो हम स्वयंसेवी संगठन के नाते हम किस प्रकार की भूमिका निभा सकते हैं, इसका भी चिंतन हमेशा हमको करते रहना चाहिए। एक बात और ध्यान में आती है कि आयुर्वेद का संबंध औषधि निर्मित से भी है। आज औषधि निर्मित के संदर्भ में प्रश्न तो दो है। एक, क्या इतना अपना देश की जनसंख्या है, उस जनसंख्या के लिए आवश्यक उस प्रकार की औषधि निर्माण करने के लिए क्या औषधि वनस्पतियों की पर्याप्त उपलब्धता है? अगर वो कम है, आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्ध नहीं है, तो कैसे हम रास्ता निकालेंगे? और इसलिए यह भी एक विचार करनीय बात है कि अगर भारत में औषधि वनस्पतियों की उपलब्धता कम रहेगी तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? मैं अन्य देशों के बारे में सुनता हूँ कि कई देशों में इसके प्रति जागरण करते हुए और हर्बल गार्डन की दिशा में प्रयास चले हैं। भारत में भी कई प्रकार की और बंजर भूमि है, पड़ती भूमि है, कई प्रकार के भूमि अपनी पड़ी हुई है। किसान भी अपनी भूमि का ठीक से नियोजन करते हुए अपने खेती में भी इस प्रकार के आयुर्वेद के लिए उपयुक्त ऐसे वनस्पतियों का निर्माण कर सकते हैं क्या? इसके बारे में कुछ पहल और बहुत गंभीरता से होने की आवश्यकता है। परंतु इतना तब होगा जब किसान अनुभव करेगा कि मैंने निर्माण की हुई वनस्पतियों को आज प्राप्त करने वाले, लेने वाले लोग भी उपलब्ध है। और इसलिए औषधि निर्माण करने वाली कंपनियां जो है, उन्होंने सभी प्रकार से विचार करते हुए कैसे प्रोत्साहित किया जाएगा, कैसे प्रेरित किया जाएगा कि जिसके कारण पर वो वनस्पति भी उपलब्ध होगी और दवाइयों की शुद्धता भी और बनती जाएगी, प्रमाणित दवाइयाँ लोगों को उपलब्ध होगी, इसका भी विचार करने की आवश्यकता है। आज के विज्ञानिक जगत में कई प्रकार के शोध कार्य होते आए हैं। हमें भी औषधि निर्माण के क्षेत्र में इस प्रकार का शोध करते हुए, आधुनिक साधनों का उपयोग करते हुए, लेकिन शुद्ध औषधियों का निर्माण इस दिशा में जो भी इसमें लगे हुए हैं, उन सब ने प्रयत्न करने की आवश्यकता है। आज के कार्यक्रम के प्रारंभ में आदरणीय योगेश चंद्र जी ने 8 विधाओं में, 8 आयामों में काम करने की बात कही। मुझे लगता है कि ये सभी प्रकार के आयुर्वेद से जुड़े हुए समस्त आयाम यह प्रभावी रूप से आगे बढ़ने चाहिए, क्रियान्वित होने चाहिए, तभी जाकर यह समग्रता से आयुर्वेद को एक स्थान भी प्राप्त होगा, बल प्राप्त होगा, एक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, लोगों के मन में विश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा। और अगर भारत में यह बढ़ता है तो विश्व में भी स्थापित करने में हम सफल होंगे। मैं समझता हूँ कि आज भगवान धन्वंतरी का पूजन करते हुए, उनकी प्रार्थना करते हुए हम सब लोग यही संकल्प ले कि इस मार्ग पर हम दृढ़ता के साथ चलेंगे, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ चलेंगे और विश्व को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा का केंद्र भारत बनेगा। एक व्यक्ति के नाते मैं बनूंगा, ऐसा संकल्प करने वालों की आवश्यकता है।
आज का यह कार्यक्रम हमें उस संकल्प की दिशा में ले जाने में सफल सिद्ध होगा, इस विश्वास के साथ। और धन्वंतरी पूजन के निमित्त से यह अंधकार का पर्व समाप्त होकर प्रकाश का पर्व कल से प्रारंभ हो रहा है। उस प्रकाश की दिशा में हम अधिक गति से गतिमान होकर आगे बढ़ते रहे, इसके लिए हम सबको, विशेषतः आप सब लोगों को भगवान शक्ति ऊर्जा प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना करते हुए और आप सबको फिर एक बार दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए मैं मेरा विषय पूरा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।